नमस्कार, मैं आपका दीपक शर्मा। भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की ताकत लगातार कम हो रही है। अब ज्यादातर राज्य सरकारें बीजेपी या कांग्रेस के बूते चल रही हैं। ये रुझान देश को दो दलीय प्रणाली की तरफ ले जा रहा है। मौजूदा स्थिति के मुताबिक जहां क्षेत्रीय दल या तो इन बड़े दलों में शामिल हो जाएंगे या इनके गठबंधन का हिस्सा बनेंगे। ऐतिहासिक रूप से इस गठबंधन सरकारों की अस्थिरता भी इस बदलाव का एक कारण है। देश में यदि पंजाब को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी राज्य सरकारें या तो बीजेपी के बूते चल रही हैं या कांग्रेस के बल पर। क्षेत्रीय दलों की अपनी प्रभुसत्ता अब लगभग समाप्त होती जा रही है। पिछले महीने तमिलनाडु में जोसेफ विजय थलपति की टीवी के एक बड़ी क्षेत्रीय शक्ति बनकर उभरी, किंतु वह भी बहुमत से 12 विधायकों से दूर थी। ऐसे में कांग्रेस ने पहल की, उनके 5 विधायक डीएमके गठबंधन से टूटकर टीवीके में शामिल हो गए। तब थलपति सरकार बनने की संभावना प्रबल हुई। बाकी 4 राज्यों की विधानसभा में से केरल में कांग्रेस और असम तथा पश्चिम बंगाल में बीजेपी की स्पष्ट बहुमत वाली सरकार बनी। एक तरह से दक्षिण भारत की 5 में से 3 पर कांग्रेस की सरकार है, एक में उनका सपोर्ट है और आंध्र की टीडीपी सरकार एनडीए गठबंधन में है। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ भी एनडीए सरकार है। इसी तरह विंध्या के इस तरफ के हिस्से में सिर्फ हिमाचल में कांग्रेस अपने बूते पर टिकी है और झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को भी कांग्रेस की सपोर्ट है। ये स्थितियां बता रही हैं कि आने वाले वर्षों में देश में सिर्फ 2 ही राजनीतिक दल बचेंगे, या बीजेपी या कांग्रेस। बाकी क्षेत्रीय दल अपनी अपनी सुविधा से इंडिया या एनडीए गठबंधन में चले जाएंगे। यूं ही उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पंजाब तथा उत्तर पूर्व की 6 राज्यों में क्षेत्रीय दल है, उनका भी अस्तित्व अब दांव पर लगा है। मई 2026 के नतीजों ने ममता बनर्जी की टीएमसी को बिखेर दिया है और 17 जून के डेवलपमेंट ने महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की ताकत को एकदम से क्षीण कर दिया है। उसके विधायकों के बीच सेंध पहले से लग गई थी, अब उनके शासकों के बीच भी चला चली की बेला है। उसका सीधा लाभ बीजेपी को मिलता दिख रहा है, जो 2024 से लगातार शासन में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए बेचैन है। दरअसल बीजेपी को अच्छी तरह पता है कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रभुत्व स्थापित करने की उनकी राह में क्षेत्रीय पार्टियां ही सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। इसलिए उसने ऐसी रणनीतियां अपनाई जिससे इन दलों को कमजोर कर अपनी राजनीतिक जमीन खुद बनाई जा सके। बता दें कि बीजेपी ने क्षेत्रीय दलों का इस्तेमाल अपनी ताकत बढ़ाने के लिए किया, लेकिन वह इन्हें अपने लिए चुनौती भी मानती थी। इसलिए पार्टी ने एक रणनीति अपनाई कि क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करना है, फिर उनके वोट बैंक का इस्तेमाल कर खुद को मजबूत करना है। अंत में उसी पार्टी को हाशिए पर धकेल दिया जाता है। महाराष्ट्र में 2014 तक शिवसेना बड़े भाई के रूप में उभरी, लेकिन बीजेपी ने अपनी ताकत बढ़ाई। 2014 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शिवसेना से ज़्यादा सीटें जीती। इसके बाद शिवसेना और एनसीपी में टूट कराकर उनकी स्थिति और मजबूत अपनी कर ली। हरियाणा में भी बीजेपी ने लोकदल और हरियाणा विकास पार्टी के साथ गठबंधन किया, लेकिन 2014 के बाद खुद इतनी मजबूत हो गई कि क्षेत्रीय दल लगभग समाप्त हो गई। पंजाब में अकाली दल के साथ गठबंधन ने बीजेपी को राज्य में पैर जमाने का मौका दिया। आज अकाली दल लगभग अप्रासंगिक हो चुका है। ओडिशा में बीजेपी ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर अपनी ताकत बढ़ाई और बाद में उसे भी कमजोर कर दिया। बिहार में भी ऐसा ही पैटर्न देखने को मिल रहा है। यहाँ नीतीश कुमार की जेडीयू लगातार कमजोर हो रही है और पहली बार बीजेपी को मुख्यमंत्री राज्य की कमान संभाल रहा है। देश की राजनीति में 1979 से 2014 तक क्षेत्रीय दलों का स्वर्णिम दौर माना जाता है। इन 25 वर्षों के दौरान केंद्र में सरकार बनाने के लिए क्षेत्रीय दलों का समर्थन अनिवार्य था, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर आज बीजेपी अकेले 1654 विधायकों के साथ सबसे मजबूत स्थिति में है, जबकि सभी क्षेत्रीय दलों के पास मिलाकर भी कुल विधायकों का लगभग 31% हिस्सा ही है। 2014 के बाद के आंकड़े बताते हैं कि भारत के क्षेत्रीय दल लुप्त नहीं हुए, वे अभी भी चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन राज्य की सतह से राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने की उनकी ताकत अब लगभग काफ़ी सीमित हो गई है। इस बारे में आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय शेयर कर सकते हैं और उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।